हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हमारा जो चल रहा है यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन का फुल कोर्स। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यहाँ पे अभी सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोग इस सेशन को ज्वाइन करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए उसके लिए सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। तो मैं देख लेता हूँ इधर पे। अ वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग अनुराधा, क्षितिज, कल्पना, राहुल। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप लोग का एक एग्जाम तो अभी आ ही चुका है ना? आप लोगों का अभी जस्ट ही कल ही एक नोटिफिकेशन आया है आपका एमपीबी का, जिसको हम बोलते हैं एमपी का एनर्जी डिपार्टमेंट। इसका कोर्स आ चुका है, मतलब इसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो इसके लिए आपको डेडिकेटेडली बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि सिलेक्शन ना हो पाए। हर एक संभव कोशिश करनी है, जो जो पॉसिबल होगा वो सब हमको करना है। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट बहुत से लोग आ चुके हैं। मैं इधर भी देख लेता हूँ। इधर भी ये रोशनी भी है। अ वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? रोशनी, शायद से आपकी पहली क्लास होगी ना मशीन की? क्यों? ये आपकी शायद से पहली क्लास होगी मशीन की मेरे ख्याल से। रवि, रवि आपकी भी शायद से पहली क्लास है, आप दोनों की शायद से पहली क्लास है। रवि तो शायद से आज ही इनरोल किया है। रोशनी की ये सेकंड क्लास है। ओके, रोशनी ने बहुत पहले इनरोल कर लिया था। ठीक है, तो रोशनी ज्यादा कुछ दिक्कत वाली चीजें नहीं है। अगर आप कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हालांकि बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं अपन। आपको करना क्या होगा, साथ में नोट्स जरूर बनाते चलना। जैसे अपन ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते थे ना, कि मैं बोर्ड में खड़े होकर आपको एक्सप्लेन करता था, लिखाता था, पढ़ाता था। तो ये मान के चलो कि मैं वैसे ही यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सभी लोग मैदान में, मैदानी जंग आ जाइए सभी लोग। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पास अगर पी पोल्स हैं, कितने पोल्स हमारे पास अगर पी पोल्स हैं, ठीक है, तो हमको कितने रोटेशन मिल रहे हैं? अगर पी पोल मशीन है तो हमको कितने रोटेशन मिल रहे हैं यहाँ पे? P/2 हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिखना आप लोग यहाँ पे सभी लोग लिखते जाइएगा। एनर्जी डिपार्टमेंट का सिलेबस क्या है उसके बारे में क्लास के एंड पे डिस्कस कर लेंगे, है ना। मेनली जो पार्ट आता है एनर्जी डिपार्टमेंट में वो होता है आपका नेटवर्क, मेजरमेंट, पावर सिस्टम और मशीन। ये आपका मेन पार्ट होता है। लेकिन इसके पहले जो आपका एनर्जी डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल और कंट्रोल भी बहुत ज्यादा पूछा गया। इसके पहले वाले में पूछा गया, उसके और पहले वाले में नहीं पूछा गया। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम तो बहुत है। अभी तो आपका 22 डेट है ना, 16 तारीख को तो आपका फॉर्म भरने की डेट है। तो टाइम बहुत है, आप चाहो तो बहुत से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, लिखना आप लोग यहाँ पे। फॉर अ पी पोल मशीन, फॉर अ पी पोल मशीन क्या होगा? पी पोल मशीन के लिए क्या होने वाला है आपके पास यहाँ पे? फॉर अ पी पोल मशीन, पी हाफ साइकिल इक्वल्स टू पी हाफ साइकिल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? P/2 साइकिल। पी हाफ साइकिल मतलब क्या हो जाएगा? P/2 लिख सकते हो ना, तो इसको पी हाफ साइकिल मतलब P/2 साइकिल्स। मैं किसके एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरा एसी क्वांटिटी बनती है उसके बारे में। ठीक है,
जो मेरा यहाँ पे आर्मेचर करंट होता है उसके बारे में बात करूँ, IA। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये किसके लिए था, आपका वन रोटेशन के लिए था। किसके लिए था आपका ये वन रोटेशन, ये आपका किसके लिए था, वन रोटेशन के लिए था। अगर मैं यहां बात करूं एन रोटेशन तो क्या हो जाएगा, अगर आर्मेचर के एन रोटेशन की बात करें या मशीन के एन रोटेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वन रोटेशन में क्या था, पी हाफ साइकिल। तो अगर हम बोले एन रोटेशन में तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, P/2 इंटू एन साइकिल्स। ठीक है, वो भी कैसे होंगे, ये पर मिनट में। तो अगर इसको पर सेकंड आपको करना है, साइकिल पर सेकंड बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, P/2 इंटू एन बाय 60। तो ये आपको हो जाएगा कितना, P इंटू एन डिवाइडेड बाय, आपका हो जाएगा 60 इंटू 2 हो जाएगा आपका 120। और यही आपका होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। साइकिल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, आपका नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किस पे डिपेंड करती है, पोल पे और स्पीड पे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे Pn/120। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला फॉर्मूला मैंने आपको, एफ यहाँ पे क्या है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वेयर एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन यहाँ पे आपके पास क्या है, एन आपकी हो जाएगी स्पीड, पी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पोल। ठीक है, पी हो जाएगा यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोल इन अ मशीन, और आपका एन हो जाएगा यहाँ पे स्पीड इन आरपीएम। जो आपकी स्पीड लेनी है वो किस पे लेनी है आपको, इन आरपीएम। ये ध्यान में रखना है ना, कुछ और दूसरे फॉर्मेट में दिया हो तो आप उसको एक्सेप्ट मत करना, उसको आप कन्वर्ट करना फिर। इसके बेस पे कितने इन्फिनाइट क्वेश्चन तो बनते हैं एई और जेई एग्जाम में। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने बता ही देता हूं तो सही रहेगा, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने ही है कि अगर आपका जो स्पीड है, अगर मान लीजिए आपका जो स्पीड है वो है आपका कितना, अगर आपका स्पीड है 3600 आरपीएम, पोल है आपके पास 4, नंबर ऑफ पोल कितने आपके पास यहाँ पे 4, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको बताना। तो बता सकते हो क्या सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो नहीं बता सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। तो ये आपका हो जाएगा कितना, F इक्वल टू पी एन बाई 120। तो P कितना आपका 4, N कितना आपका 3600, और ये आपका ये कितना 120। कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे, अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो, जीरो से जीरो कैंसिल, 12×3=36। तो ये आपको हो जाएगा 30 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 120 हर्ट्ज। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 120 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात आपको समझना होगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चल गया है कि अगर हमारे पास कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, हमारे पास कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर रखा हुआ है ना, मेटल पीस रखा हुआ, कंडक्टर रखा हुआ है, और उस पे एक मैग्नेटिक फील्ड है।
और अगर वो कंडक्टर रोटेट हो रहा है तो उन कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये तो हमको पता चल चुका फेराडे के हिसाब से। मतलब इसी को हम बोलते हैं जनरेटर। इसी को बोलते हैं जनरेटर कि आपका मैकेनिकल एनर्जी, मतलब आप कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि जनरेटर में भी मोटर एक्शन होता है। मतलब कैसे? मोटर कैसे क्या होता है कि अब देखो, जब वो कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है तो इस कंडक्टर में, है ना, जब करंट इंड्यूस हो गई ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, आपने कंडक्टर का मोशन लेके आए, उस मोशन की वजह से इस कंडक्टर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो चुका, अब इसके बारे में सोचना कि एक कंडक्टर है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, कहां रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। मतलब हमारे जनरेटर एक्शन में भी मोटर एक्शन प्रेजेंट होता है, और हमारे मोटर एक्शन में भी हमारे पास जनरेटर एक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं बैक ईएमएफ हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, देखना सभी लोग यहां पे लिखिएगा। इन मोटर एक्शन, एक पॉइंट लिखना आप लोग यहां पे, इन मोटर इन मोटर्स generator action is also present. Generator action is also present. Similarly, similarly, in generators, similarly in generators, motor action is present. ठीक है, ओके। अब एक चीज समझना थोड़ा सा भी लोग यहाँ पे, कि हमारे पास होता क्या है कि एक जनरेटर मैं आपको बना के दिखाता हूं तो समझ में आएगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे जनरेटर है, ये मेरे पास एक यहाँ पे क्या हो गया, जनरेटर है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये आपका क्या है, जनरेटर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक जनरेटर है। इस जनरेटर में जब मैं एक बार देखूं सब कुछ क्लियर दिख तो रहा है ना, सब कुछ ओके। आपके पास जनरेटर है, इस जनरेटर में हमको क्या करना होता है, जनरेटर आपका इस, हम एक इनपुट देंगे जो कि आपका क्या होगा, प्राइम मूवर थ्रू हम इनपुट देंगे मैकेनिकल एनर्जी, जिसको वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो आपका ये क्या है, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर से आप यहाँ पे क्या करोगे, एक टॉर्क लगाओगे, प्राइम मूवर को घुमाओगे, मतलब आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हो, प्राइम मूवर टॉर्क। अब जब आपने से प्राइम मूवर को आपने घुमाया तो ऐसा कौन कौन सा चीज है जो इसको अपोज करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एनर्जी का जो कंजर्वेशन कंजर्वेशन आपको पता है, जितना आप यहाँ पे एनर्जी अप्लाई करोगे उतना एनर्जी का कन्वर्जन होगा।
तो अगर आपने यहाँ पे प्राइम मूवर में जो इनपुट टॉर्क लगाया कितना TPM, तो यहाँ पे उसको अपोज करने वाला भी कोई होगा ना राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉर्क आने वाले हैं इस जनरेटर पे? तो पहली बात, अगर मान लो जनरेटर आपका रुका हुआ है तो एक टॉर्क आ जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि आपका होगा क्या, इनर्शिया टॉर्क। जो कि इनर्शिया टॉर्क में तब कब लगता है, जब कोई चीज, कोई भी बॉडी रुकी हुई होती है। ठीक है। एक टॉर्क और लग सकता है इसमें आपका क्या, ब्रेकिंग टॉर्क। और एक टॉर्क और होगा, इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी IA, वो TEM हो गया। ब्रेकिंग टॉर्क कौन सा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा, बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, तो TB आ गया। और TI किसकी वजह से है आपके पास, इनर्शिया टॉर्क की वजह से है। तो अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, TPM इक्वल्स टू व्हाट, TPM इक्वल्स टू इनर्शिया टॉर्क प्लस ब्रेकिंग टॉर्क प्लस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और अगर हम बोलें कि हम अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो इनर्शिया टॉर्क तो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं इनका जो एक्सप्रेशन लिखूं, जो आप लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, TPM इक्वल्स टू इनर्शिया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो TI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका J d⍵/dt। जे यहाँ पे क्या आपका इनर्शिया कांस्टेंट है, J d⍵/dt प्लस B इंटू ओमेगा, TB की वैल्यू क्या होती है, B इंटू ओमेगा, ब्रेकिंग कांस्टेंट है ये, प्लस आपका TEM आपके पास यहाँ पर हो जाए। अगर हम स्टेडी स्टेट वैल्यू पे है, मतलब रुके हुए हैं या हमारा एक स्टेडी स्टेट पे चल रहा है, तो हमारा ये ओमेगा कांस्टेंट होगा। और जब ओमेगा कांस्टेंट होगा उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस क्या जीरो होता है। तो अगर हम स्टेडी स्टेट वैल्यू पे है तो ये आपका इनर्शिया टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो आप लिखना है यहाँ पे, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अगर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन पे हैं तो क्या होगा, हमारा ओमेगा कांस्टेंट होगा, हाँ या ना, हाँ, हमारा ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, TI हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे TI क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है, हमारा TI यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हमको TPM की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमको यहाँ पे TPM की वैल्यू मिल जाएगी, TPM इक्वल्स टू B ओमेगा प्लस TEM। तो अगर हम यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालें, ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, TPM माइनस TEM डिवाइडेड बाय B। इतना कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इतना कुछ। अब यहां पे एक छोटा सा रिजल्ट है जो कि आपको समझना है, छोटा सा कंक्लूजन है जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना यह है कि जब हमारे पास कोई भी लोड प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो जीरो होगा। मान लो अगर यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है, उस केस में IA जीरो होगा। जब IA जीरो होगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो होगा, है ना। तो उस केस में जो ओमेगा होगा कितना होगा, TPM/B, मतलब उस केस में आपकी जो स्पीड होगी उतनी होगी कि वो सिर्फ आपके लॉसेस को सप्लाई कर सके बस। लेकिन जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे, तो आपका IA इंक्रीज होगा, और जैसे IA आपका इंक्रीज होगा तो आपका TEM भी इंक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इंक्रीज होगा। और जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंक्रीज होगा तो आपको वहां पे TPM को भी इंक्रीज करना होगा टू मेंटेन ओमेगा कांस्टेंट। उस केस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन दैट स्पीड। उसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि हमको सिंक्रोनेशन मेंटेन करने के लिए TPM को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप इस चीज को ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि आप साइकिल चलाते हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप अकेले साइकिल चला रहे हो, है ना, आराम आराम से पैडल मार रहे हो आप, एक स्पीड के साथ आपकी साइकिल चल रही है। अचानक से 3 लोग बैठ जाए पीछे साइड आपकी, तो क्या होगा, लोड बढ़ गया,
लोड बढ़ने से क्या हुआ, आपका टीईएम भी इंक्रीज हो गया। अब उस केस में आपकी धीरे स्पीड कम होने लगेगी। उस केस में क्या करना होगा, आपको प्राइम मूवर टॉर्क बढ़ाना होगा, मतलब आपको जो साइकिल में पाइडल मारा उसमें टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा, तेज तेज से प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपका ओमेगा उतना का उतना ही रहे। ठीक है, तो लिखना आप यहां पे, मैं नेक्स्ट पेज पहुंच जाता हूं, अंडर नो लोड कंडीशन लिखना, अंडर नो लोड कंडीशन नो लोड कंडीशन में क्या होने वाला आपके पास, आई ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर, आई ए आपका हो जाएगा यहाँ पे जीरो, आई ए मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा जीरो। जब आई ए जीरो हो गया है ना, तो उससे मेरा जो टी ई एम है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी ई एम की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पावर अपॉन ओमेगा, मतलब पावर क्या होता है, ई बी इंटू आई ए अपॉन ओमेगा। ई बी क्या आपका बैक ईएमएफ है। ठीक है, तो अगर आपका आई ए जीरो हुआ, दैट मीन्स आपका यहां पे ये भी जीरो होगा, क्या टीई एम। तो उस केस में जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगा, मतलब जो हमारा प्राइम मूवर टॉर्क होगा वो सिर्फ लॉसेस को कंपनसेट करेगा। तो लिखना आप लोग यहां पे, इन दैट केस, इन दैट केस प्राइम मूवर, पी मतलब प्राइम मूवर, पूरा लिखता हूं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। In that case, prime mover torque is just sufficient. Prime mover torque is just sufficient to compensate. Is just sufficient to compensate. To compensate what? To compensate losses only. क्योंकि आपका वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो जीरो हो गया। फिर क्या बोला मैंने, इफ, अगर अब आपका लोड यहां पे पढ़ा, इफ लोड इंक्रीजेस, अगर आपका लोड यहां पे इंक्रीज हुआ, जिससे आपका क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे आई ए इंक्रीज होगा, हाँ या ना, हाँ, आपका यहाँ पे आई ए इंक्रीज होगा। जैसे आपका आई ए इंक्रीज हुआ, उस आई ए की इंक्रीज होने से क्या होगा आपका, उस आई ए की इंक्रीज होने से क्या होगा आपके पास यहाँ पे, आपका ई बी मतलब आपका यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंक्रीज होगा, टी एम इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ये इंक्रीज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ओमेगा को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, ओमेगा को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए आपको टीपीएम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मेरे कहने का मतलब था, ये चीज मैं आपको बताना चाहता। ठीक है ना, ये चीज कब होगी, अगर आपका लोड इंक्रीज हुआ तब। ठीक है, क्लियर है चीज। चलो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है फेस सीक्वेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है, तो आप लोग यहाँ पे हेड डालिएगा, फेस सीक्वेंस या फिर फेस ऑर्डर, हम उसको बोलते हैं क्या, फेस सीक्वेंस या फिर फेस ऑर्डर। आप लोग हेड डालीजिए यहाँ पे, आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लेंगे, फेस सीक्वेंस या फिर फेस ऑर्डर। फेस सीक्वेंस या फिर इसको हम फेस ऑर्डर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आपका ये बताता है कि किस ऑर्डर में आपका ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ आपको देखने को मिलता है, किस ऑर्डर में आपको मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिलता है,
ये हमको कौन बताता है? फेज सीक्वेंस बताता है। तो एक लाइन लिखिएगा, फेज सीक्वेंस होता क्या है? फेज सीक्वेंस इज द ऑर्डर फेज सीक्वेंस इज द phase sequence is the order at which maximum value of induced EMF at which maximum value of induced EMF is obtained. कैसे कैसे कैसे? तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कैसे बता रहा हूं देखना समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो फेस सीक्वेंस है, एक मैं बना के दिखाता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, ऐसा कुछ है। सब कोई देखना, सब कोई देखेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिला आर फेस, है ना, ये आपका मान लिया मैंने क्या, वी आर। फिर इसके 120 बाद मुझे मिला यहाँ पे क्या, वी बी। और इसके 120 के बाद मुझे मिला यहाँ पे आपका वी वाई। तो इसका फेस सीक्वेंस क्या बोलोगे बताओ? कोई पूछेगा इसका जो फेस सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, इसका फेस सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले जो मैक्सिमम वोल्टेज मिला किसका मिला? आपका आर का। फिर सेकंड में आपको मिला बी का फेस, आपका मैक्सिमम वोल्टेज। फिर मिला वाई का। तो इसका जो फेस सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? आर बी वाई। फिर इसके बाद क्या आएगा? आर आर बी वाई, आर बी वाई, आर बी वाई, रिपीट होता जाएगा। तो कोई पूछे इसका फेस सीक्वेंस का, क्या बोलोगे? आर बी वाई, सिंपल। इसका जो फेस सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? आपका आर बी वाई। गॉट इट? हम फेस सीक्वेंस कैसे निकालते हैं ये सबको समझ में आया? अभी मैं आपका मशीन का भी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखना, अब एक चीज और देखना कि अगर मैं इसका फेस सीक्वेंस उल्टा करके देखता हूँ तो कैसा होगा? इसका क्या होगा फेस सीक्वेंस बताना आप लोग। एक दूसरा डायग्राम पे लेता हूँ मैं, इसका आप लोग फेस सीक्वेंस बताइएगा। इसका फेस सीक्वेंस क्या होगा? एक दूसरा डायग्राम भी लेके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास आया आर, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आया। इसके बाद आपका आया यहाँ पे क्या, वाई। इसके बाद आपके पास आया पी। इसका फेस सीक्वेंस क्या होगा बता? पहले आया वी आर, फिर आया आपके पास वी वाई, फिर आपके पास आया वी पी। इसका फेस सीक्वेंस क्या होगा आपका? आर वाई पी। इसका जो फेस सीक्वेंस होगा आपका वो हो जाएगा क्या, आर वाई। ठीक है ना? इसका जो फेस सीक्वेंस होगा दैट विल बी योर आर वाई पी, है ना? ओके, अब आपको यहाँ पे फेस सीक्वेंस को थोड़ा सा अच्छे समझना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं मशीन लेता हूँ, फिर उसका हम लोग फेस सीक्वेंस जज करेंगे, ठीक है? तो देखना सब लोग कैसे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक अपनी मशीन ले ली यहाँ पे, फटाक से ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखना। ठीक है, इतना चल जाएगा। तो बड़ा कर दूँ क्या? ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रेड, ये बेटर होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मशीन बन गई, है ना? यहाँ पे मैं इसमें अपना रोटर भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। व्हाइट कलर दिख रहा है ना इसके ऊपर पे? नहीं दिख रहा है, येलो कलर बना दूँ मैं, व्हाइट ज़्यादा बेटर होगा। ग्रीन कैसा लगेगा? ग्रीन में व्हाइट कलर। ऊपर मेरे पास आर्मेचर है, ये मेरे पास यहाँ पे अंदर जो रेड कलर का है वो रोटर है, मतलब फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे अपने चैम्फर्ड पोल ऐसे लगा दिए।
ठीक है, अब ये चेम्फर्ड पूल क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी अपन हम लोग। और यहाँ पे मैं इसको एक डीसी सप्लाई भी देना ना मेरे को, तो मैं कैसे दूंगा देखना सभी लोग। इसको मैंने एक डीसी सप्लाई दे दिया ऐसे कुछ, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको डीसी सप्लाई दे दी ऐसे कुछ, देखना सभी लोग। तो नीचे से ये ऐसे, इधर से ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। मैं एक काम करता हूँ, मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा तो मैं तो कॉपी भी कर लेता हूँ बाजू में, क्योंकि मुझे डायग्राम दोबारा भी बनाना पड़ेगा। देखो, ये होता है दिमाग, बार बार क्यों बनाऊंगा मैं। है ना, इसको बोलते हैं दिमाग। तो देखो, अब मैं यहाँ पे इसमें फील्ड वाइंडिंग अटैच कर रहा हूँ, कैसे लगाऊंगा वो प्रॉपर्ली सभी लोग देखना है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और वो हमने यहाँ पे ऐसे सप्लाई करा दी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फील्ड वाइंडिंग लगा दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो हमारा, अच्छा इसमें मैंने वो नहीं बनाया ना, क्या कहते हैं अभी, कंडक्टर नहीं बना, तो कंडक्टर भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। देखना, मैंने यहाँ पे कंडक्टर भी बना देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। एक कंडक्टर यहाँ पे देता हूँ आर फेस का, यहाँ पे देता हूँ एक वाई फेस का, और यहाँ पे देता हूँ मैं पी फेस का। ठीक है, दिस इज योर आर, दिस इज योर वाई, एंड दिस इज योर पी। आर वाई भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर। अब ये देखो, अब ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे सप्लाई ये दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मूवर भी लगा होगा, तो प्राइम मूवर भी यहाँ पे लगा देगा। कैसे बनाऊंगा प्राइम मूवर, कहाँ पे बनाऊंगा प्राइम मूवर, यहाँ बना दूँ, ठीक है ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्राइम मूवर। पूरा कंडीशन समझना आप लोग, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। ये आपका प्राइम मूवर है। आपने जब सप्लाई ऐसे दी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नो डाउट सर यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका साउथ पोल इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपके पास करंट ऐसे जाएगी तो ऊपर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। अब आप क्या करो, एज्यूम करो कि आप नॉर्थ पोल पे जाके बैठ गए हो। किस पे जाके बैठ गए हो, नॉर्थ पोल के जाके, यहाँ पे जो टिप है ना, यहाँ पे जाके बैठ गए हो। और आपका जो प्राइम मूवर है, इसको हम किस दिशा में रोटेट कर रहे हैं, क्लॉक वाइज दिशा में रोटेट कर रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप कहां पे जाओगे, आर फेस के पास, घूमते कितने जाओगे वाई फेस के पास, फिर जाओगे कहां पे पी फेस के पास। तो उस केस में आपको जो फेस सीक्वेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, उस केस में आपका जो फेस सीक्वेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपका आर वाई बी। अगर आप प्राइम मूवर को यहां पे कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो आपका जो फेस सीक्वेंस मिला वो क्या मिला, आपका आर वाई बी। तो लिखता हूं मैं, क्लॉकवाइज घुमाने पे आपका यहाँ पे जो क्या मिला आपके पास, यहाँ पे फेज सीक्वेंस मिला मुझे आर वाई बी। ठीक है, सेकंड वाले केस में भी देख लो, इस बार में थोड़ा सा मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। उल्टा काम कैसे कर रहा हूँ समझना, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सप्लाई में यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, जो डीसी सप्लाई है ना, वो मैं ऐसे दे रहा हूँ कि ये नीचे वाला मेरा बन जा रहा है यहाँ पे नॉर्थ पोल। दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, पूरा डायग्राम नहीं बनाने की कोशिश करूंगा यार। यहाँ पे मैंने सप्लाई चेंज कर दी, मतलब ऊपर बना दिया मैंने क्या, माइनस, नीचे बना दिया प्लस। ऐसे मैंने बना दिया ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाउंडिंग कर लेना, मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको बाउंड करके देख लेना। ठीक है, आपने ऐसे यहाँ पे बाउंड कर लिया। तो
तो अब आपके पास जो करंट यहाँ पे जाएगी उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर बन जाएगा यहाँ पे साउथ पोल। तो आपके पास कंडक्टर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे, ये आपका था आर, यहाँ पे था वाई, यहाँ पे था बी। मतलब आपने क्या किया, फील्ड की पोलैरिटी चेंज कर दी, है ना। यहाँ पे क्या था, फील्ड की पोलैरिटी कुछ और थी, यहाँ पे फील्ड की पोलैरिटी कुछ और थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं केस वन, कौन सा केस था मेरे पास, ये केस वन। किसमें क्या किया था मैंने, केस वन में, केस वन में मैंने क्या करके देखा था, केस वन में मैंने देखा यहाँ पे कि जो है तो जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है ना। मेरे पास यहाँ पे सप्लाई जो फील्ड पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, फील्ड पोलैरिटी यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। केस टू में क्या किया मैंने, फील्ड पोलैरिटी को क्या कर दिया आपका, निगेटिव कर दिया। फिर दोनों केस में मैं फेज सीक्वेंस के बारे में बात करूंगा। केस टू में क्या किया मैंने, फेज सीक्वेंस की जो फील्ड पोलैरिटी उसको मैंने निगेटिव बना दिया। यहाँ पे फील्ड पोलैरिटी को हमने क्या बनाया, निगेटिव बनाया, फील्ड पोलैरिटी इज निगेटिव। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे मेन रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे ही प्राइम मूवर बना देता हूँ मैं आपको, प्राइम मूवर यहाँ पे नहीं बनाया था मैंने, यहाँ पे प्राइम मूवर बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज किया प्राइम मूवर को, क्या किया मैंने, क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो मुझे जो फेज सीक्वेंस ये वाले मिला था, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल पे जाके बैठ जाओ आप, तो आर फेज मिला, फिर वाई फेज मिला, फिर बी फेज मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे फील्ड की पोलैरिटी को चेंज किया तो उससे नॉर्थ पोल नीचे इंड्यूस होगा, साउथ पोल ऊपर इंड्यूस होगा। इस केस में आपकी फील्ड की पोलैरिटी क्या होगी, आप देखो यहाँ बैठ जाओगे तो पहले क्या आएगा, बी, फिर आर, फिर वाई। मतलब इस केस में अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो इसको, कैसे घुमाते हो इसको आप, क्लॉकवाइज। प्राइम मूवर को कैसे घुमाया मैंने यहाँ पे, क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, फेज सीक्वेंस, दैट इज, सबसे पहले क्या आया बी, फिर आया आर, फिर आया वाई, फिर आया बी, फिर आया आपके पास ये। तो आप देखो यहाँ से फेज सीक्वेंस क्या आपके पास अल्टीमेटली क्या मिला आपको, यहाँ पे आर वाई बी मिला। तो मेरे यहाँ पे आपको जो समझाने का मतलब था, जो समझाने की चीज थी, वो ये थी कि हमने पहले वाले केस में फील्ड की पोलैरिटी क्या रखी थी, पॉजिटिव। सेकेंड वाले केस में हमने फील्ड की पोलैरिटी रखी निगेटिव। तो क्या फील्ड की पोलैरिटी चेंज करने से मेरे फेज सीक्वेंस में कुछ डिफेक्ट पड़ रहा है क्या, कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप फील्ड की पोलैरिटी चेंज करके, है ना, आप वहां पे क्या नहीं कर सकते, आप वहां पे जो आपका फेज सीक्वेंस है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसमें जो रोटेशन था, जो इसमें क्लॉकवाइज था, अगर मैं इसको क्या कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज, अगर प्राइम को ऐसे घुमा दूं, तो आपका यहां पे बैठ जाओगे, ये जाओगे आर के पास, कहां जाओगे फिर बी में, फिर के बी के पास जाओगे पाई में। तो अगर मैं यहां बात करता हूं क्या, काउंटर क्लॉकवाइज, अगर मैं यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज लेता हूं, सबसे पहले आप कहां पे जाओगे, आर फेज के पास, आर फेज पर कहां जाओगे, बी फेज के पास, और बी फेज पर जाओगे कहां पे, वाई फेज के पास। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मशीन है उसका जो फेज सीक्वेंस है वो किससे चेंज होता है, वो फील्ड की पोलैरिटी से चेंज होता है कि प्राइम मूवर के रोटेशन से चेंज होता है। तो क्या बोलोगे, आपका जो फेज सीक्वेंस है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है और किसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा है। तो जो फेज सीक्वेंस है मैंने आपका लाइव यहाँ पे करके दिखाया कि जो फेज सीक्वेंस है वो आपकी फील्ड की पोलैरिटी को आप कितना भी चेंज कर लो वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइम मूवर के रोटेशन को क्या चेंज कर रहे हो तो आपका फेज सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जा रहा है।
दो ही फेज सीक्वेंस होते हैं, आर वाई बी होगा या फिर आर बी वाई होगा। तो एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास कि आपके पास एक मशीन है जिसका फेज सीक्वेंस है आर वाई बी। अगर मैं उस मशीन की फील्ड की पोलैरिटी चेंज कर दूं तो फेज सीक्वेंस क्या होगा, वही रहेगा, क्योंकि आपका फेज सीक्वेंस मशीन की जो फील्ड की पोलैरिटी है उससे इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास एक मशीन है जिसका फेज सीक्वेंस है आर बी वाई, ठीक है, आपने उसमें प्राइम मूवर का रोटेशन चेंज कर दिया तो फेज सीक्वेंस क्या होगा, आपका आर वाई बी हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इसमें भी देख लो, अगर मैं यहां पे क्या रखता हूं, काउंटर क्लॉकवाइज रखता हूं, देखना अगर मैं इसमें करता हूं काउंटर क्लॉकवाइज तो क्या होगा, आपका काउंटर क्लॉकवाइज जैसे आप यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास आर बी वाई, क्या मिल जाएगा आपको सीक्वेंस यहाँ पे आर बी वाई, पहले था आर वाई बी, अब हो गया आपके पास यहाँ पे आर बी वाई। तो लिखना आप लोग यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखना आप लोग यहाँ पे फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर लिखिएगा, क्या बोला मैंने आपको सामने यहाँ पे, फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर is independent of is independent of field polarity। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर is depend upon is depend upon is depend upon rotation of prime mover, it is depend upon prime mover rotation। और फील्ड रोटेशन, फील्ड रोटेशन। और अगर आपका फील्ड जो है वो स्टेशनरी है तो उसमें किस पे डिपेंड करेगा, आपका आर्मेचर रोटेशन पे। ये भी लिख लेना कि अगर आपका जो फील्ड रोटेशन है, अगर वो आपका क्या है स्टेशनरी, अगर आपका स्टैटिक फील्ड है, स्टेशनरी फील्ड रोटेटिंग आर्मेचर है, उस केस में आपका क्या होगा, इफ फील्ड इज स्टेशनरी in that case in that case phase sequence, ps मतलब phase sequence depends upon armature rotation। ठीक है,
तो ये रहा आज के सेशन के बारे में, है ना। हम लोग आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये आपका फेज सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। कल की जो क्लास होगी हम उसमें क्या करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब हमारी क्लास स्टार्ट होने का टाइम रहे तो आप उस टाइम पे रिवीजन कर ही लिया करो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।